जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू डेली यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो अभी जो आपको यूपीएससी के जो भी हम जो डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो हम जीएस 4 का डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा मेनली ये वही क्वेश्चन है जो कि 2024 में पूछा गया था। तो अभी हम मतलब कि आज का जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो पांचवा फिफ्थ क्वेश्चन रहेगा। फिफ्थ का भी ए पार्ट रहेगा। तो इस बार जो जीएस मतलब जो जीएस 4 में जो क्वेश्चन पूछे गए ना वो एक क्वेश्चन के अंदर में दो दो क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे कि अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट में ए पार्ट था एंड बी पार्ट था। फिर दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो दूसरे में भी ए पार्ट था एंड बी सेक्शन था। तीसरे में आपको तीन देखने को मिल जाएंगे, ए बी सी करके। फोर में भी ए एंड बी करके था। और फिफ्थ में भी आपको क्या देखने को मिलेगा, ए एंड बी करके है। तो जैसे ही हमारा एक एक मतलब हम डेली एक एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो जैसे ही हमारा आज एक हो जाएगा फिर कल हम क्या करेंगे, फिफ्थ का बी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन रह जाएगा सिक्स क्वेश्चन, उसमें भी दो पार्ट हैं, ए एंड बी। जैसे ही हमारा ये सीरीज अब कंप्लीट होगा उसके बाद हम 2025 के लिए जो यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा उसके लिए हम डेली एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस अब स्टार्ट कर देंगे और साथ साथ में रिवीजन के तौर पे। तो ऑलरेडी आपको क्या है, पॉलिटी का और हिस्ट्री का जो पीवाईक्यू है एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस के फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए हम स्टार्ट किससे करेंगे, जियोग्राफी से। जब जियोग्राफी कंप्लीट हो जाएगा तब हम इकोनॉमिक्स डिस्कस करेंगे। और जैसे ही हमारा इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, दोबारा से एक बार रिकॉल करना शुरू कर देंगे हिस्ट्री और पॉलिटी का। फिर इस तरीके से आपको क्या देखने को मिल जाएगा, प्रीलिम्स के लिए जो जीएस का पेपर होता है उसको हम डिस्कस करें। फिर साथ साथ में हम सी सेट को भी लेकर के चलेंगे। सी सेट जो कि हमारा सिर्फ क्या होता है, क्वालिफाइंग पेपर होता है, जिसमें 33% चाहिए होते हैं मार्क्स हमें क्वालिफाई करने के लिए। जिसमें 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है। और इसमें आपको नेगेटिव मार्क्सिंग भी देखने को मिलेगी अगर आपके क्वेश्चन गलत होते हैं तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन। जो कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है आप ये समझ लीजिए। यहाँ पे आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है और कोड ऑफ एथिक्स है के बीच में अंतर क्या है। फिर आपसे ये जानना चाहता है क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन आपसे क्या जानना चाहता है कि इसमें ये कहा गया है क्वेश्चन के अंदर में कि कोड ऑफ कंडक्ट पहले से भी है हमारे कंट्री के अंदर में मौजूद है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें अभी तक सही से कोड ऑफ एथिक्स लागू नहीं हो पाया है। तो आपको सजेस्ट करना है, ऐसे सजेशंस देने हैं जिसकी वजह से कोड ऑफ एथिक्स कैसे बनाया जाए ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में इंटीग्रिटी यानी कि जो हमारी मतलब इंटीग्रिटी, ईमानदारी, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शी और आपको अकाउंटेबल मतलब निष्पक्ष, ये आपको देखने को मिलेगा। इस पे आपको क्या करना था, सुझाव करने थे, सजेस्ट करने थे। निष्पक्ष मतलब बोले तो एक फेयर तरीके से। तो इसमें हम कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कोड ऑफ कंडक्ट की डेफिनेशंस को हम डिस्कस करेंगे। फिर मतलब ओवरव्यू देख लेंगे एक बार कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है। फिर जो इसके कुछ सुझाव हैं हम उस पर डिस्कस करेंगे, जैसे कोर वैल्यू क्या, कोर वैल्यू और उसके प्रिंसिपल, जैसे इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और एम्पैथी सर्विसेज। फिर हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से, जैसे जो सजेशंस मांगा गया था, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, कोड ऑफ एथिक्स मैनुअल, एथिक्स कमेटी एंड ओम्बड्समैन का मतलब होता है लोकपाल या लोकायुक्त। फिर हम बात करेंगे विटलेस बॉलर प्रोटेक्शंस, प्रोडक्ट रिव्यू एंड फीडबैक और पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन। ये वो सजेशंस पे हम डिस्कस करेंगे। और एक लास्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा इंसेंटिव्स एंड रीऑर्गेनाइजेशन। इन पॉइंट्स पे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो कोड ऑफ एथिक्स है वो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुटेबल मोड फॉर जो कोड ऑफ कंडक्ट है। आप ये समझ लीजिए कि हम कोड ऑफ कंडक्ट के बाद डिफिनेशंस की बात करते हैं। तो कोड ऑफ कंडक्ट जो कंडक्ट है वो आपको एक ऐसा सेट देखने को मिलेगा जिसमें रूल्स, गाइडलाइंस, फिर एक्सपेक्टेड बिहेवियर, इंडिविजुअल्स और मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो कि क्या करते हैं उनको फॉलो करते हैं, किसके लिए, ताकि डिसिप्लिन को क्या कर सके, मेंटेन कर सके, प्रोफेशनलिज्म और ऑर्डर में। इट आउटलाइन आपको देखने को मिलेगा, ये एक्सेप्टेबल रहते हैं एंड अनएक्सेप्टेबल जो भी बिहेवियर, यानी कि ऐसे बिहेव करना जिसको हम एक्सेप्ट कर सके, ना कि अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। और ये इंश्योर करता है कि हर एक पर्सन क्या करेगा, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है मतलब
ऐसे बिहेव को वो डेवलप करने का काम करता है जो कि एथिकल, लीगल हो, किसके बीच में, ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड्स को वो क्या करते हैं उसमें वो पालन करते हैं। ये आपको देखने को मिलेगा कोड ऑफ कंडक्ट। अब बात करते हैं सबसे पहले कोर वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल। कोर वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल में हम 4 पॉइंट डिस्कस करेंगे। इंटीग्रिटी मतलब ईमानदारी, अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही, ट्रांसपेरेंसी पारदर्शी, और एम्पैथी एंड सर्विसेज। एम्पैथी मतलब सहानुभूति, सर्विस मतलब जो सेवा होता है, सेवा। इस पे हम क्या करेंगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटीग्रिटी। जो भी पब्लिक सर्वेंट होते हैं, या जो जैसे कि पब्लिक सर्वेंट में सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स ऑफिसर नहीं, जैसे हम बात करते हैं पुलिस हो गया, या ऑफिसर जो होते हैं आईएएस आईपीएस ऑफिसर, जो जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, या एम्प्लॉय की बात करते हैं, सिर्फ हम ऑफिसर के नहीं, जितने भी पब्लिक सर्वेंट होते हैं, ये इम्प्लीमेंट होता है किस पे, जितने भी जो अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं उन पे इम्प्लीमेंट होता है कि वो जो भी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, बी ऑनेस्टली होनी चाहिए, यानी कि ईमानदारी से उनकी सेवाएं होनी चाहिए। अगर जब वो अपनी प्रॉपरली मतलब जब वो अपनी सर्विसेज ईमानदारी से देते हैं तो इसका क्या रिजल्ट देखने को मिलता है, एक तरीके से निष्पक्ष होकर के जब ये काम करते हैं तो सोसाइटी में जो पीपल्स होते हैं, यानी कि जो समाज में जो लोग होते हैं, इनका जो ट्रस्ट होता है वो क्या होता है, पब्लिक सर्विस जो ऑफिसर्स होते हैं, यानी कि जितने भी ऑफिसर्स होते हैं उन पे क्या करता है, विश्वास बढ़ाने का काम करता है। तो आज के टाइम पे देख लीजिए मोस्ट ऑफ द जो पीपल्स होते हैं उनका जो ट्रस्ट होता है वो आज के टाइम पे पुलिस सर्विसेज पे बहुत कम देखने को मिलता है। बहुत जगह पे क्या है, एकदम ना के बराबर देखने को मिलता है। रीज़न क्या होता है कि वहाँ पे लोगों जो पब्लिक होती है उनके मन में ये विचारधारा बैठ जाती है कि जो पुलिस होती है वो मोस्ट ऑफ करप्ट होती है, वो अपना काम ईमानदारी से नहीं करते हैं, तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो पुलिस के चक्कर से भी वो क्या करती है, बचने की कोशिश करते हैं। इसका मेन कारण क्या है, लोगों के मन में आज के टाइम पे एक फियर बैठा हुआ है, एक विचारधारा बैठ गई है कि जो पुलिस सर्विस है, यानी कि जो पुलिस डिपार्टमेंट है, वो कंट्री के अंदर में काम सही तरीके से नहीं करती है। यही इम्प्लीमेंट हो जाता है कई बार पॉलिटिकल पार्टीज पे, कि कुछ लोग होते हैं कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज पे क्या करते हैं, इस बिहेव से देखते हैं कि वो ईमानदारी से अपना काम नहीं करते, मोस्टली जो लीडर्स होते हैं। तो ये ज़रूरी होता है कि जो भी पब्लिक सर्वेंट हैं, यानी कि जो पब्लिक को अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, वो अपना क्या करें, इस तरीके मतलब भी ऑनेस्टली क्या करें, वो जब सर्विस देते हैं तो पब्लिक का क्या होता है, ट्रस्ट धीरे धीरे बढ़ता जाता है। फिर अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं क्लियरली, स्पष्ट रूप से अगर हम बात करें, इसको क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है, और जो हर एक पर्सन होता है अपने का कार्य के लिए क्या है, उसे उत्तरदायित्व बनाने की जरूरत पड़ती है कि जो भी काम एक्शंस वो ले रहे हैं उसके लिए वो क्या बने, आंसरेबल बने। तो ये क्या करता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्या करता है, फिर डिफाइन करता है हर एक पर्सन के लिए, हर एक आदमी के लिए। फिर आपको देखने को मिलेगा ट्रांसपेरेंसी, जिसे हम कहते हैं पारदर्शी। तो इसमें क्या बात करते हैं, जो भी डिसीजंस मेकिंग प्रोसेस है वो क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, जिससे कि हर एक लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो जिससे क्या होता है कि लोगों का जो ट्रस्ट होता है वो बिल्ड होते जाता है एडमिनिस्ट्रेशन पे। एम्पैथी और सर्विसेज, यानी कि जो सहानुभूति और सेवाएं होती है, तो जनता की भलाई के लिए, यानी कि जो पब्लिक होती हैं उनके फेवर के लिए, उनकी भलाई के लिए, और सहानुभूति यानी कि तो ज़रूरी होता है कि वो उनके साथ जो बिहेव करते हैं उनका बिहेव पहले नंबर पे क्या होना चाहिए, यानी कि जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, एम्पैथिक होनी चाहिए, एम्पैथिक सर्विस होनी चाहिए। तो जिसके वजह से वो क्या होते हैं कि जिसके वजह से क्या होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो डायरेक्टली कनेक्ट हो पाता है किससे, सोसाइटी में, पब्लिक से। तो एक आप इन पॉइंट्स पे आप बात कर सकते हैं। ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बात करते हैं हम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। अगर हम रेगुलर वर्कशॉप फॉर पब्लिक ऑफिशियल्स टू इंटरलाइज एथिकल वैल्यूज। अब इसका मतलब क्या है कि देखिए, जितने भी जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं, लोक सेवक होते हैं, उनके लिए नियमित तौर पे जो उनके कार्यशाला होते हैं, वर्कशॉप जो होते हैं, आयोजित किए जाए, ताकि वे जो एथिक्स वैल्यू हो, एथिक्स जो वैल्यू है उसको वो क्या कर सके, अपनाए। फिर इसी में आप देख सकते हैं कि जितने भी जो मतलब जो सिविल सेवक होते हैं उसमें न्यू जो नए जो एम्प्लॉयज आते हैं, कर्मचारी आते हैं, उनको नैतिकता को लेकर के क्या है, ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएं। जैसे एग्जांपल हम देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट का जो पब्लिक सर्विस इंटेंटिव्स है, तो आपको यूके के अंदर में क्या देखने को मिलेगा, एथिक्स ऑफ पब्लिक सर्विस देखने को मिल जाएगा, जो कि क्या करते हैं, इंटेंटिव्स यानी कि
लॉन्च किया गया था वहाँ पे यूनाइटेड किंगडम यूके, यानी कि यूके सिविल सर्विस, जिसमें वो क्या करते थे, लोगों को इंटीग्रिटी के लिए ट्रेनिंग दिया करते थे। तो वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, अपनी कंट्री में भी ये इंटेंटिव्स ला करके जो ऑफिसर्स हैं उसको हम ट्रेनिंग दे सकते हैं। उसके बाद आता है कोड ऑफ एथिक्स मैनुअल। कोड ऑफ एथिक्स मैनुअल का मतलब क्या है कि आपको क्या देखने को मिलेगा कि डेवलप करना, यानी कि एक सरल और संक्षिप्त, यानी कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स को डेवलप कर, मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट को तैयार करना जिससे कि क्या हो, जिसमें कि क्या शामिल हो कि जो ऑफिसर्स है, ऑफिसर्स के लिए ये होना चाहिए कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, जो एथिकल डिलेमेंट्स होते हैं, या यानी कि जो नैतिक दुविधाएं होती हैं, उनमें उनसे यानी कि उनसे क्या है समाधान निकाल सके, ठीक है, उसको रिजॉल्व कर सके, उसका रिजोल्यूशन निकाल सके। जैसे एक एग्जांपल और देख सकते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर जो सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन लाया गया था, ARC, उसके द्वारा ये रिकमेंडेशंस दी गई थी कि क्रिएट करना है कि एक नेशनल कोड ऑफ एथिक्स पे। तो आप एक एग्जांपल यहाँ से देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं एथिक्स कमेटी एंड ओम्बड्समैन। ओम्बड्समैन मतलब कि जो हमारा लोकपाल और लोकायुक्त होता है। तो आप लोगों ने अगर M लक्ष्मीकांत की बुक को आपने अगर पढ़ा होगा तो उसमें एक चैप्टर बकायदा है किसके लिए, लोकपाल और लोकायुक्त के लिए, आपने जरूर पढ़ा होगा। तो ये किस लिए लाया गया था, मेनली जो करप्शन है उसको रोकने के लिए लाया गया था। तो एथिक्स कमिटीज एंड ओम्बड्समैन की बात करते हैं। तो जो कोड है, यानी कि कोड का पालन करके ये हम इंश्योर कर सकते हैं कि जो एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट जो एथिक्स कमेटी है वो बनाई जाए। फिर भारत में जो लोकपाल है और जो लोकायुक्त है उसको और भी ज्यादा क्या किया जाए, मजबूत किया जाए। फिर हम बात करते हैं किसके बारे में, विस्ले बॉलर प्रोटेक्शंस के बारे में। अब ये क्या है, तो इसमें क्या बात की गई थी कि जो अनैतिक कार्य है, यानी कि अनएथिकल जो प्रैक्टिसेस हैं, कि रिपोर्ट करने वाले व्यक्तियों को सुरक्षा प्रोवाइड कराना, सेफ्टी प्रोवाइड कराना, कराने वाले कानून को क्या करना था, मजबूत करना था। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो वेस्ले बॉलर प्रोटेक्शंस एक्ट 2014 की हम बात करते हैं, तो जिसमें भारत का क्या मेन था कि जो ऑनेस्ट ऑफिशियल्स है उसको क्या करना, सेफ गार्ड करना। फिर प्रोडक्ट रिव्यू एंड फीडबैक। प्रोडक्ट रिव्यू का एंड फीडबैक का मतलब क्या है कि हर एक कुछ टाइम, स्पेसिफिक टाइम के बाद इसमें फीडबैक लेने की हम बात करते हैं, यानी कि कैसा इसका रिव्यू रहा है। हम कहते हैं ना कि अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो आप उसका फीडबैक दे सकते हैं, रिव्यू दे सकते हैं, या आप इसमें क्या सुधार करना चाहते हैं, तो वही फीडबैक की बात करते हैं हम यहाँ पे। तो सुनिश्चित करें कि जो कोड शासन है, कोड शासन की जो बदलती ज़रूरत है उसके साथ साथ क्या हो, उसको विकसित किया जाए और कलेक्ट की जाए फीडबैक किससे, जो स्टेक्स होल्डर हैं, इंक्लूडिंग अगर हम पब्लिक ऑफिसर्स की बात करते हैं और सिटीजन से। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, टाइमली, टाइम टू टाइम क्या कर सकते हैं, इसमें चेंजेस ला करके हम इसको और भी अच्छी तरीके से डेवलप कर सकते हैं। फिर पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन, यानी कि जनताओं के बीच में, पब्लिक के बीच में अवेयरनेस फैला करके कैंपेन चलाना। एग्जांपल जैसे देख सकते हैं माय गवर्नमेंट इन इंडिया, तो इसमें प्रमोट किया जा रहा था किसके बारे में, पर्टिकुलर जो पार्टिसिपेटरी है गवर्नमेंट्स को, उसको तो देखते हैं इसमें एजुकेट किया जाता है, यानी कि जितने भी जो सिटीजन हैं उनके अधिकार क्या है, वो क्या कर सकते हैं और किस तरीके से अनएथिकल की वो रिपोर्ट, अनएथिकल प्रैक्टिसेस की वो क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। जैसे सरकार के द्वारा माई गॉव इन इंडिया जो कैंपेन था वो चलाया गया था। उसके बाद बात करते हैं इंसेंटिव्स एंड इंसेंटिव एंड रीऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऐसे ऑफिसर्स को अवार्ड से सम्मानित करना जो अपने एथिकल बिहेवियर से क्या करते हैं, काम करते हैं, व्यवहार दिखाते हैं अपने काम के टाइम पे। तो जैसे अगर एग्जांपल की बात करें तो एनुअल अवार्ड दिया जा सकता है इंटीग्रिटी ऑफिसर्स को पब्लिक सर्विस के अंदर में। तो हम इन स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करके गवर्नेंस, यानी कि इन जो सजेशंस है इसको हम क्या कर सकते हैं, लागू करेंगे। जो अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, ईमानदारी यानी कि प्रोबेटी, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी को हम क्या कर सकते हैं, बनाया जा सकता है। यानी कि एथिकल, जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, जैसे यहाँ पे क्या पूछा था, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट पे, तो कोड्स ऑफ एथिक्स पे, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कोड्स ऑफ एथिक्स को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जिससे कि जनता का जो विश्वास है, पब्लिक जो ट्रस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन पे, वो और भी ज़्यादा क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा।
तो फ्रेंड्स देखिए, अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन था वो हमने डिस्कस कर लिया है। तो यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है या आपको लगता है कि नहीं कुछ कमी है, तो वीडियो के अंदर में आप वो फीडबैक तौर पे सजेशन दे सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे ये चीज़ कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि जो सजेशंस हमने यहाँ डिस्कस करे हैं वही सही हैं। आपको लगता है कि इसके अलावा और भी जो पॉइंट्स हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू आंसर, आप वो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आपको कोई भी सजेशन देना है आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग में, तो आप वो भी दे सकते हैं। इससे क्या होगा, जो न्यू स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, हेल्पफुल हो जाएगा कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है। मिस्टेक्स तो करनी ही नहीं है, क्या नहीं मिस्टेक्स होनी चाहिए, वो सारी एक तरीके से उनको क्या मिलता रहेगा, गाइडलाइंस मिलता रहेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट बी में।